मेरा नाम तरुण है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी एक बहन और एक भाई और माता पिता हैं। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। मेरे पिता बहुत मेहनती इंसान थे। मेरे पिता हमेशा बीमार रहने लगे थे, इसलिए अब उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था। लेकिन वो एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी क्या करते थे। काम ज़्यादा होने की वजह से उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई थी। वो काफ़ी सालों से उस फैक्ट्री में काम किया करते थे। मैं सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए मेरे घर में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता था। मुझे अपने माता पिता का हाथ बटाना था, इसलिए मुझे नौकरी की ज़रूरत थी। मैंने एमए पास किया हुआ था, इसलिए आसानी से मुझे सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। मैं ये नौकरी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आखिर मैं कब तक अपने माता पिता की कमाई से अपना खर्च पूरा करता। अब मैं जवान हो गया था, इसलिए मुझे नौकरी की तलाश थी। मुझे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई थी। वहाँ पर मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। पिताजी का काम भी अच्छा चल रहा था और मुझे भी सैलरी अच्छी मिलने लगी थी। इसी वजह से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और हमारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से और खुशहाल तरीके से गुजर रही थी। मेरे पिता मेरी नौकरी करने से बहुत खुश हुए थे। आखिर उनके कंधों से थोड़ा बोझ कम हो गया था। मुझे अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाना था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से करूँगा, क्योंकि वह हमारी इकलौती बहन थी। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार किया करता था और हमेशा से ही मैं उनका कहना मानता था। पहले तो मैं स्कूल में पीरियड वाइज पढ़ाता था, लेकिन अब मुझे 7th क्लास दे दिया गया था कि मुझे इसी क्लास को पढ़ाना है। अब मैं 7th क्लास के बच्चे को पढ़ाया करता था। स्कूल में न्यू एडमिशन हो रहे थे। बच्चों के लिए नया नया क्लास था और न्यू एडमिशन वाले बच्चों के लिए तो हर चीज़ ही नई थी। मुझे स्कूल में नौकरी करते हुए 1 साल हो गया था। मुझे 7th क्लास की जिम्मेदारी दे दी गई थी। सभी क्लास में 35 बच्चे पढ़ा करते थे। हमारे स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ा करते थे। हमारे स्कूल इंटर तक था। मैं बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाया करता था। कभी भी मैंने अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं किया था। हमेशा बच्चों को समझाकर पढ़ाया करता था, इसलिए बच्चे मुझे अपना फेवरेट टीचर समझने लगे थे। एक दिन मैं क्लास में बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रहा था, तो मेरे पास एक लड़की आई और उसकी उम्र 14 साल थी और वह 7th क्लास की स्टूडेंट थी। वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सर, मेरी शादी आपसे ही होगी। मैं ध्यान से सामने रखी कॉपियाँ चेक कर रहा था और कॉपियाँ चेक करने में ज़्यादा ही बिजी था, इसलिए अचानक उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मुझे लगा शायद मुझे सुनने में कुछ गलती हुई है। तभी मैंने उसे दोबारा पूछा तो वो कहने लगी, सर, मेरी शादी आपसे ही होगी और आप ही मेरा दूल्हा बनोगे। उसने एक बार फिर से कहा तो मैं कुछ देर तक उसे देखते रह गया। जब बहुत रौबदार अंदाज में अपनी बात कह रही थी, जैसे उसकी बात सच हो जाएगी, और हैरत तो मुझे उसके मजबूत अंदाज पर थी, जो बहुत ही सच्चाई के साथ यह बात कह रही थी। मैंने उसे कहा, तुम ये सब क्या कह रही हो। उसका नाम उपाध्याय था। बहुत मासूम शक्ल की लड़की थी। उसने दोबारा कहा, सर, आपकी शादी मुझसे होगी। मैं आपकी दुल्हन बनूंगी और आप मेरा दूल्हा बनोगे। एक बार फिर से बोली तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने उसकी बात को मजाक समझते हुए इग्नोर कर दिया और मैंने उसे डांटा भी नहीं था, बल्कि उसकी बात को इग्नोर करके वापस उसे उसकी जगह पर भेज दिया था। और फिर उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो गया था। वो बच्चे थी, यह समझकर मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। उसके बाद जब भी मैं उसे देखता था तो मेरे दिमाग में उसकी कही हुई बातें घूमने लगती थी, लेकिन मैं बस मुस्कुरा कर ही रह जाता था। वो बच्ची थी, काफ़ी इंटेलिजेंट और खूबसूरत थी और क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी। यही वजह थी जो वो बाकी टीचर्स की तरह मेरी नज़र में भी थी। मेरे पढ़ाने का एक असूल था कि मैं सब बच्चों को एक ही नज़र से देखता हूँ और सबके साथ एक जैसा ही सलूक करता हूँ। किसी भी बच्चे को उसके इंटेलिजेंस के बिना पर दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे टाइम से गुजर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि जब टीचर्स फेवरेट करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तभी मैं हमेशा शीर्ष पर देने की कोशिश की नहीं करता था।
मैंने उस बच्ची की बात को इग्नोर कर दिया था कि वो बच्ची थी। उसकी ऐसी किसी भी बात को सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसकी बचकानी बात को मैंने एंजॉय ज़रूर किया था। छुट्टी के टाइम पर मैं स्कूल से निकल आया ताकि मैं जल्दी घर पहुंचकर आराम कर सकूं। कुछ देर के बाद मैं घर पहुंच गया, फ्रेश होकर खाना खाया और फिर आराम से खाना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट गया था। अभी इतनी ही देर में मैंने अपनी आंखों बंद की थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई कमरे से अंदर आया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो आने वाला कोई और नहीं, मेरी माँ थी। माँ को देखकर मैं सीधी होकर बैठ गया तो वो मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, आप तो आराम कर रही थी। माँ मेरे सवाल पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हाँ मगर मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आई हूँ। माँ की बात सुनकर मैं अचंभे में पड़ गया था कि माँ को मुझसे ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी थी जो वो खुद अपना आराम छोड़कर मुझसे बात करने के लिए मेरे कमरे में आ गई थी। मैंने माँ से कहा, जी बताइए, आप मुझसे कौन सी बात करना चाहती है। मैं बड़ी हैरत में आ गया था तो माँ फिर से मुस्कुराने लगी और नमी से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, जी हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और अभी इसलिए तुमसे बात करनी चाहती थी क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हारा जवाब चाहिए था। अब की बार माँ ने बताया तो मैं और भी ज़्यादा उलझ गया था और इसी उलझन में अपनी माँ को देख रहा था। माँ ने कहा कि दरअसल अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है। तुम्हारी मर्जी पूछने के लिए आई हूँ ताकि हम लड़की वालों को जवाब दे सकें। लड़की अच्छी है और पढ़ी लिखी है, खाते पीते लोग हैं जिनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। तुम्हारे पिता को वहाँ पर सब कुछ पसंद आ गया है और मुझे भी लड़की बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहती हूँ ताकि उन लोगों को हम अपने घर पर तुम्हें दिखाने के लिए बुला सकें। मैंने माँ से कहा, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अभी मेरी नौकरी को 1 साल ही तो हुआ है। अभी मैं कमाई करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। मैंने कहा, बेटा से अपनी माँ पर भी ख्याल करो। तुम्हारी बहन छोटी है और पढ़ाई करने जाती है। घर के सारे काम का बोझ मेरे ऊपर ही है। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि घर का काम कर सकूं। सारा दिन तुम्हारी बहन स्कूल ट्यूशन में बिजी रहती है और मैं घर में अकेली रहती हूँ। घर में बहू आ जाएगी तो मेरा भी साथ हो जाएगा और मेरा दिल भी लगा रहेगा। मैं अपने पोते पोतियों की शक्ल जीते जी देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अपनी बेटी की शादी ना देख सकूं और उससे पहले ही इस दुनिया से चली जाऊं। मैंने माँ से कहा, आप ही कैसी बात कर रही है। माँ की सारी बात सुनने के बाद मैंने माँ की तरफ हैरानी से देखा और मुझे उस लड़की उपाध्याय की बात याद आ गई जिसने आज मुझे कहा था कि मेरी शादी आपसे ही होगी और मैं उसका दूल्हा बनूंगा। और तब मैं उसकी बात पर हंस पड़ा था, जबकि अब सच में मेरी शादी की बातें होना शुरू हो गई थी। माँ कहने लगी, कहाँ खो गए हो बेटा, मुझे जल्दी से जवाब दो ताकि मैं लड़की वाले को जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। मैं माँ के सवाल पर चौंक कर होश में आया तो और कहने लगा कि नहीं कुछ, मैं कुछ और ही सोच रहा था। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कर लो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उनके फैसले पर बहुत खुश था। मैंने कह दिया था कि आप मेरे लिए जो भी फैसला करोगे मैं उसी में खुश हूँ। मुझे पता था कि मेरा माता पिता मेरे लिए कभी भी गलत फैसला नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने माता पिता के हर फैसलों का मान रखता था। मेरी माँ मेरा फैसला सुनकर बहुत खुश हुई थी और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देकर अपने कमरे में चली गई थी और मुझसे कहने लगी थी कि तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठकर स्कूल भी जाना होता है। मैं माँ की बात सोचते हुए सोने की कोशिश करने लगा था। मैं अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए सबसे ज़्यादा लाडला भी था। घर में सब मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मेरे दोनों छोटे भाई बहन भी मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मैंने अपने दोनों भाई बहन को इसी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था जिसमें मैं नौकरी किया करता था। स्टार्टिंग में मैंने अपने शौक़ के लिए टीचिंग करना शुरू किया था।
वैसे तो मैं कोई और काम करना चाहता था, लेकिन अभी के लिए यही काफ़ी था। मैंने सोचा हुआ था कि कभी मुझे कोई और अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं टीचिंग छोड़कर उस काम में लग जाऊंगा। लेकिन फिर भी अभी हमारे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। पिताजी और मेरी कमाई से घर अच्छी तरह से चल रहा था। स्कूल में जॉब करते हुए मुझे 1 साल हो गया था। मेरे पिता मेरी जॉब से बहुत खुश थे, क्योंकि मेरी काबिलियत पर मुझे नौकरी मिली थी। मैं बहुत इंटेलिजेंट था, इसलिए स्कूल वालों ने भी जल्द ही मेरी सैलरी बढ़ा दी थी। मैं बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाया करता था। कभी भी मैंने बच्चों को साथ गलत वर्ड्स यूज नहीं किए थे। स्कूल के सारे लोग मेरी बहुत इज्जत किया करता थे और सारे स्टूडेंट्स मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मेरे पिता को खुशी इस बात की थी कि मैंने जल्दी ही जिम्मेदारियां को समझना सीख लिया था। अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे 7th क्लास को पढ़ाना था। मुझे उन्हें पढ़ाना तो था ही, और मैंने बिना किसी एतराज़ की जिम्मेदारी ले ली थी। मुझे बस पढ़ाने से मतलब था, ना कि क्लास चेंज होने से। अब मैं 7th क्लास का परमानेंट टीचर था और 7th क्लास के बच्चे को पढ़ाया करता था। उपाध्याय फिर से मेरे पास आई और मुझसे शादी की बात पर बड़े मजबूत अंदाज में कहने लगी। मैंने फिर से उसकी बात को हंसकर टाल दिया था। यही सोच रहा था कि वह बच्ची है, अक्सर बच्चे ऐसी बातें क्या करते हैं। मैंने अपने माता पिता को शादी करने के लिए हाँ कर दी थी और लड़की वाले तक मेरा जवाब पहुंच चुका था। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों बाद लड़की वाले मेरे घर मुझे देखने के लिए आने वाले थे, जिस पर मैंने करार करते हुए सिर हिला दिया था। आज फिर मैं स्कूल में 7th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा था। तब अचानक वही लड़की उपाध्याय मेरे पास आई और कहने लगी, सर, मेरी शादी आपसे होगी और आप ही मेरा दूल्हा बनोगे। मैं उसकी फिर से वही बात सुनकर कुछ हैरान हो गया था, मगर मैंने फिर से हंसकर उसकी बात को टालकर ख़त्म कर दिया था कि वो बच्ची है और उसकी बेमतलब सी बात पर उस बच्ची का मैं क्या करता सिवाय उसकी बात पर हंसने के। मैंने आज फिर उसकी बात टाल दी थी और मुझे यह बात कहने के बाद वो फिर से जाकर अपनी जगह पर बैठ गई थी। मेरे दिमाग से भी बातें काफ़ी बच्चों में बिजी होकर ख़त्म हो गई थी, और मगर आने वाले कुछ दिनों में अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़की अपनी बात पर कितनी पक्की थी, क्योंकि वह हर रोज़ मेरे पास आकर एक ही बात कहा करती थी कि मेरी शादी आपसे होगी और आप ही मेरा दूल्हा बनोगे। शुरू में मैं उसकी बात को हंसकर मजाक में टाल दिया करता था, मगर आखिर कब तक मैं ऐसा करता, क्योंकि अब तो हद हो चुकी थी। मेरी बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही थी। लगता था कि किसी भी दिन मैं उस पर गुस्सा उतार दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे रोज़ रोज़ एक ही बात क्यों कहा करती थी, और वो भी बेवजह। मैंने दिनों से डांट पटक कर उसको समझाया दिया था कि वो आइंदा इस तरह की बातें ना करे, लेकिन उसकी फिर भी समझ में नहीं आया था। वो फिर उसी हरकत को दोहराई जा रही थी। अब मैं उसकी बातों से और भी ज़्यादा तंग आ गया था। मुझे उसकी बात का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था कि कैसे इस बच्ची को इस बात से दूर रखूं। मैं अपने स्कूल में किसी और टीचर को भी यह बात नहीं बता सकता था, क्योंकि मैं जानता था मेरी बात सुनकर वो लोग यही कहेंगे कि वह बच्ची है, नादान है, तो उसकी बातों को इग्नोर कर दो, एक बच्ची समझकर। मगर मैं उसको बच्चा समझकर उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था, और उसके रोज़ रोज़ एक ही बात से मैं बेहद तंग आ चुका था। उस दिन भी मैं चेयर पर बैठा हुआ था, अपने क्लास में बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रहा था, जब वो मेरे पास आई और फिर मुझसे वही बात दोहराने लगी जब रोज़ कहा करती थी। और आज मुझे बर्दाश्त नहीं हुई और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि वो मासूम सा चेहरा बनाकर मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैंने पहले तो उसको प्यार से समझाया, बेटा उपाध्याय, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते हैं। लेकिन फिर उसने वही बात कही जो वो हमेशा कहा करती थी। अब तो मैं और भी ज़्यादा तंग आ गया था। मैंने उसको डांटा और उसे कहा कि कल तुम अपने पापा को स्कूल में लेकर आना। मैंने गुस्से में उससे कहा तो वो कहने लगी, सर, मेरे पापा स्कूल में नहीं आ सकते। मैं उसके पापा को स्कूल में बुलाना चाहता था ताकि उसकी हरकत के बारे में बता सकूं और वह अपनी बेटी को समझाए कि बच्चे इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते।
वह मेरी बात तो समझ नहीं रही थी, मगर अपने पापा की बात जरूर मान लेती। उसने बड़ा मासूम से चेहरा बनाकर कहा था। मैंने उसे कहा, क्यों नहीं आ सकते। मुझे उसके इनकार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और बड़ी नमी और प्यार से उससे पूछा, तुम्हारे पापा स्कूल क्यों नहीं आ सकते? उपाध्याय ने कहा कि सर, मेरे पापा लाचार हैं, दोनों टांगों से चल नहीं सकते। आप ही हमारे घर पर जाकर उनसे मिल लेना। उस बच्ची ने बड़े इत्मीनान से के साथ कहा था। मैं तो हैरत में आ गया था कि उसके पिता लाचार थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वह बच्ची 7th क्लास में थी और इतनी छोटी नहीं थी। कितना बड़ा झूठ बोल लेती। जरूर उसके पापा लाचार ही होंगे, तभी तो ऐसा कह रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया, क्योंकि मैं उसके घर जाकर उसके पिता से मिलने का फैसला कर चुका था और अब मैं स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसके घर जाने वाला था। बाकी सारा टाइम मैंने उपाध्याय की बातों को इग्नोर करके रखा और मैं अपने काम में बिजी हो गया था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैंने ज़रूरी पेपर्स की फाइल उठाई और स्कूल से बाहर निकल गया। वह बच्ची उपाध्याय मेरे साथ ही थी, क्योंकि मेरे साथ साथ उस बच्ची को भी याद था कि मुझे उसके घर पर जाना है, उसके लाचार पिता से मिलने के लिए। काफ़ी देर तक सड़कों और गलियों में पैदल चलते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। उसके बाद हम उसके घर पर पहुंच सके थे। वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, बल्कि छोटा सा पुराना घर था। मैं उस बच्ची के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया था। घर की दीवारें तो बड़ी अजीब सी और पुराने टाइप की नज़र आ रही थी। किसी भूतिया फिल्म टाइप जैसा लग रहा था, जिसे देखकर मैं कुछ परेशान सा हो गया था। मगर फिर हौसला करके उपाध्याय के पिता को देखने लगा, जो मुझे घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे और फिर आंगन, किचन, पूरे घर में झांकने के बाद भी मुझे ना तो घर में उपाध्याय की माँ नज़र आई थी और ना ही उसके पिता नज़र आए थे। उपाध्याय ने बताया था कि उसके पिता लाचार हैं। अगर वह लाचार थे और वह कहीं नहीं जा सकते थे तो उनको घर में ही मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो मुझे घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैं परेशान हो गया था और मैंने उपाध्याय से पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तो उसने कहा कि मेरे पापा सामने वाले कमरे में हैं। कमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन उस कमरे की तरफ देखते ही मैं हैरत का शिकार हो गया, क्योंकि उस कमरे में मैं देख चुका था। वो खाली था। बड़ा सिंपल सा घर था, इतना सामान था और ना ही घर में रहने वाला कोई मौजूद था। न जाने उपाध्याय मुझे किसके घर पर लेकर आई थी। उपाध्याय के कहने पर मैं उस कमरे के अंदर चला गया था। मैंने सोचा कि एक बार और देखने में क्या हर्ज है। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर कदम रखा, मेरे पैर तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे पीछे एक औरत के बोलने की आवाज़ आई थी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो मैं अचानक ही डर गया और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि सामने मोटी सी औरत खड़ी हुई थी, जो बड़ी घूर घूर कर मुझे देख रही थी। मैंने उनसे कहा, कौन हो तुम? मैंने उससे पूछा। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन मुझे उपाध्याय कहीं नज़र नहीं आ रही थी और दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी, जिसके सामने से गुजर कर मैं बाहर नहीं निकल सकता था। वह कौन थी? मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वह देखने में बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। मुझे अब यहाँ आकर पछतावा हो रहा था। मैंने क्यों उपाध्याय की बात मान ली थी? कहीं मैं यहाँ आकर किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाऊँ। मुझे बस इसी बात की फिक्र हो रही थी। उस औरत ने कहा कि मैं उपाध्याय की माँ हूँ और अब तुम्हारी उपाध्याय से शादी होने वाली है। उपाध्याय की माँ ने कहा, तुम एरिया की हैरत से फटी रह गई थी। मैंने खूब चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो आप? और उस औरत ने बड़ी गुस्से भरी नज़रों से बोलते हुए मुझसे कहा कि नीची आवाज़ रखकर बात करो और चलो, अभी तुम्हारी शादी का इंतज़ाम किया जाएगा। मैंने कहा, आप औरत हो और मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। ऐसे कैसे ज़बरदस्ती आप अपने 14 साल की बेटी की शादी मेरे साथ कर सकती है? कहाँ 14 साल की और कहाँ मैं 24 साल का लड़का। वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। अपनी बेटी की शादी का इतना ही शौक़ है तो उसके लिए उसी की उम्र का कोई लड़का तलाश कर लो। मैं उसे भरे अंदाज में कहकर तेज़ी से बाहर की तरफ जाने लगा था।
मगर अभी मैं दरवाजे से बाहर भी नहीं निकला था कि अचानक किसी ने पीछे से कोई जोरदार चीज मेरे सर पर दे मारी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सर में इतनी ज़ोर से वो सख्त चीज़ मारी गई थी कि मेरा सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मैंने पीछे पलटकर देखा तो उपाध्याय की माँ के हाथ में डंडा था जो उन्होंने मेरे सिर पर मारा था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और अगले ही पल में मैं बेहोश हो गया था और ज़मीन पर गिरा पड़ा था। कि सब इतनी अचानक हुआ कि मुझे कुछ सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला था। मैं न जाने कब तक बेहोश रहा था, मैं नहीं जानता था। मगर जब मुझे होश आया था तो मेरा सर इतना दुख रहा था कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे और सर में जो चीज़ें मारी गई थी उसका असर अभी तक मेरे सर में मौजूद था। मेरी आंखों भी भारी भारी हो रही थी। मैं अपने सर को दबाते हुए तकलीफ कम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे थोड़ा सुकून हुआ तो उसके सामने अपने बेहोश होने से पहले का नज़ारा घूमने लगा। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर मैं था। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। मेरी कमर में भी बुरी तरह से दर्द हो रहा था। मैंने चारों तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कोई वीरान सा कमरा है जहाँ कबाड़ भरा हुआ है और वहाँ से गंदगी से बदबू आ रही थी। ये वह घर नहीं था जहाँ पर मुझे उपाध्याय लेकर आई थी, बल्कि यह तो कोई और ही जगह थी। मुझे पछतावा हो रही थी कि मैंने क्यों उपाध्याय की बात मान ली थी। मेरे घर पर मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी और परेशान होगी। ना जाने मैं कब से इस कमरे में बंद था। मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही थी और उनकी टेंशन हो रही थी। मैं बस यही सोच सोच कर परेशान हुआ जा रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। यहाँ से निकलने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मगर मुझे पता होता कि इस घर में आने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आता। लेकिन सारी बात ही तो ये थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने अपना फ़ोन देखना चाहा तो मेरा मोबाइल भी मेरे पास नहीं था। मतलब वो औरत मेरा मोबाइल लेकर जा चुकी थी। न जाने कौन थी और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाकर उसे खोलने के लिए कहने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। हार मानकर मैं खुद बैठ गया था और फिर किसी के आने का इंतज़ार करने लगा। न जाने मेरे घर वाले कितने परेशान होंगे। वो मुझे ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। यह औरत कौन थी और मेरे साथ क्या करना चाहती थी। कहीं और मुझे ना तो चाहती थी, मगर वह तो मुझसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए कह रही थी। मैं इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं था। मेरे स्कूल में भी काफ़ी सारी लड़कियां पढ़ती थी। हमारे स्कूल इंटर तक था और जवान लड़की अभी मेरे स्कूल में पढ़ा करती थी। कभी मैंने नज़र उठाकर भी अपने स्कूल के स्टूडेंट को नहीं देखा था। मैं सिर्फ उनको पढ़ाता था। मेरा मतलब उनसे सिर्फ पढ़ाई तक का ही था और मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की बहुत इज्जत किया करता था। हमेशा उनसे तमीज़ से बात किया करता था। तो मैं कैसे उपाध्याय से शादी कर सकता था। 14 साल की थी। बाहर दिन था। यह रात मुझे किसी बात की कोई खबर नहीं मिल रही थी। न जाने कितना टाइम मुझे उस कमरे में गुजर गया था। मैं कभी लेटता तो कभी उठकर बैठ जाता था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा रहता था। लेकिन वो औरत जिसको उपाध्याय अपनी माँ बता रही थी, मुझे यहाँ लाकर और कैद करके छोड़कर जा चुकी थी और पलटकर मेरी खबर तक नहीं लेने की कोशिश कर रही थी। यही सब सोच सोच कर तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया था और सो गया था। और जब दोबारा मेरी आँख खुली तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से खुली। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने वही औरत कमरे के अंदर आई थी। उसके हाथ में बैग था। उसने मुझे थमाकर कहा कि ये लो, खाना खा लो। मुझे भूख तो बहुत लगी हुई थी। तभी खामोशी से मैंने उस बैग को पकड़ लिया। मैंने उस औरत से पूछा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तो वो कहने लगी, अब बहस करने की मुझसे हिम्मत नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवाएगी, लेकिन वो अपने वादे को भूल गई। और जब मैंने तुम्हारी माँ को याद दिलाया तो वह अपनी बात से मुकर गई।
उसने इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। मैंने तभी तुम्हें धोखे से घर बुलाया था ताकि तुम्हारी और अपनी बेटी की शादी करवा सकूं। अभी पेपर पकड़ो और इन पर साइन कर दो। और बड़े गुस्से में बात कर रही थी। पेपर पर पेन मेरी तरफ बढ़ाया। मेरी कोर्ट मैरिज कराना चाहती थी। मैंने उसके कहने पर वह पेपर अपने हाथ में ले लिए और जब पढ़कर देखा तो मैं भड़क उठा। मैं समझ गया था कि वह शादी के पेपर थे जिस पर एक तरफ किसी लड़की के साइन हुए थे जो उपाध्याय के थे। मैंने उस औरत से कहा कि तुम कैसी हो जो अपनी छोटी सी मासूम बेटी को इतने बड़े लड़के के हवाले कर रही हो। तुम अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। अभी जवान नहीं है, वो बच्ची है। तुम नाबालिग लड़की की शादी नहीं कर सकती। तुम जानती हो कि इस वजह से तुम अरेस्ट भी हो सकती हो क्योंकि तुम्हारी बेटी की उम्र अभी बहुत कम है। जब तक तुम्हारी बेटी बालिग नहीं हो जाती तब तक तुम उसकी शादी नहीं कर सकती। उस औरत ने कहा कि वो मेरी बेटी है, मैं जैसा चाहे उसके साथ कर सकती हूँ। वो बालिग नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन तुम तो बालिग हो। चुपचाप इस पेपर पर साइन कर दो। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी माँ नहीं तो तुम्हें तो अपनी माँ का किया हुआ वादा पूरा करना ही होगा। मैंने कहा कि कभी भी मेरी माँ एक 14 साल की लड़की से शादी करने के लिए वादा कर ही नहीं सकती। मुझे अपने माँ पर पूरा भरोसा है। उस औरत को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगी कि क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं बताया कि यही सच है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवाएगी। अभी वो बोल रही थी कि कितनी देर में उसका मोबाइल बजने लगा और फिर वो फ़ोन उठाकर बात करती हुई मेरी तरफ देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं कल फिर आऊँगी और मुझे हर माल में इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। वो मुझे धमकाकर बाहर निकल गई थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। आखिर औरत कैसी बातें कर रही थी। अब तो मैं भी सारी सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए मैंने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। मैं जानना चाहता था कि आखिर उपाध्याय की माँ उसकी शादी क्यों करना चाहती है। मैंने खाना खाया। रात भी मेरी बड़ी बेसुकून से गुजर गई थी। वो मुझे सिर्फ एक टाइम का खाना देकर ही चली गई थी, शायद इसलिए कि मैं उसकी बात मानकर उसकी बेटी से शादी कर लूं और इन पेपर्स पर साइन कर दूं। मुझे अपनी माँ पर पूरा यकीन था कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगले दिन फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में औरत नहीं कोई आदमी आया था, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गया था कि वह आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, मतलब कि वह कोई लाचार आदमी था। मुझे पहले ख्याल आया कि कहीं वह उपाध्याय का पिता तो न हो। उसने मुझे अपने बारे में बिना पूछे ही बता दिया कि मैं उपाध्याय का पिता हूँ और वो इंसान जिसने मुझे यहाँ पर रखा हुआ था वो उपाध्याय की माँ है। वार्ड में लगभग 40 साल का था, जबकि उसकी पत्नी की उम्र 21 साल की होगी। मैंने उस आदमी से कुछ पूछने की कोशिश की, मगर उसने मुझे चुप रहने को कहा और फिर मेरे किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं तेज़ी से उसके पीछे चल पड़ा। वह खुद ही व्हील चेयर पर चल रहा था और मैं पैदल उसके साथ साथ चल रहा था। उस घर से बाहर निकलकर कई गलियों से होता हुआ मुझे 20 मिनट के बाद एक और घर में लेकर चला गया था। ये घर बेहद साफ सुथरा और 2 मंजिला मकान था। घर जितना खूबसूरत बाहर से था उससे कई गुना ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। वह मुझे कमरे में लेकर आ गया और उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद मैंने मुझे फ्रेश होने के लिए कहा। उसके कहने पर मैंने अपने हाथ मुंह धो लिए थे और उसके सामने बैठे गया था। उसने बाहर आवाज़ लगाई, उपासना बेटा खाना लेकर आ जाओ। बाहर से हाथ में खाने की ट्रे लेकर एक खूबसूरत जवान लड़की कमरे के अंदर आई थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि ये मेरी बेटी उपासना है, तुम खाना खाओ, तुम्हें इसके हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया और उसने इस घर में लाने की वजह पूछी तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। तुम डरो नहीं और बेफिक्र से मेरे घर का खाना खा सकते हो। मैंने पहले पेट भरकर खाना खाया
क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से भूखा था। खाना तो बहुत टेस्टी बना हुआ था। वो लड़की खाना खाने के बाद मेरे आगे से खाने की ट्रे उठाकर बाहर चली गई। उस आदमी ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी की माफ़ कर देना। उस आदमी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। मैंने उनके हाथ पकड़कर इनकार करते हुए सिर हिलाया। मैंने उनके हाथ खोल दिए और पूछा कि क्या आपकी पत्नी जो कुछ मेरे और उपाध्याय की शादी के बारे में कह रही है, क्या वो सच है? मेरे सवाल पर उन्होंने हामी सिर हिला दिया, जिस पर मेरा रंग उड़ गया था। लेकिन यह पूरा सच नहीं था, उस आदमी ने कहा तो मैं उलझकर उसे देख रहा था। अगर ये पूरा सच नहीं था तो पूरा सच क्या था? कि सवाल शायद मेरी आंखों में भी उतर आया था। उस आदमी ने कहा कि पूरा सच मैं तुम्हें बताता हूँ। उसकी बात कर मैंने उसकी तरफ देखा, जिस आदि सच की वजह से मैं पिछले कई घंटों से इतनी परेशान में था, इस बारे में जानने में चाह रहा था। तभी वो बोलने लगी कि मेरी शादी मेरी पत्नी संगीता के साथ हुई थी। तुम्हारी माँ और मेरी पत्नी की आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती थी कि दोनों बचपन की सहेली थी। ये दोनों एक ही उम्र की थी, सिर्फ इन दोनों में 1 साल का ही फर्क था। तुम्हारी माँ की शादी बाद सबसे पहले तुम पैदा हुए थे। तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि तुम लड़के थे, और इस बात पर तुम्हारी माँ की खुशी के ठिकाने नहीं थे। उसके 4 महीने बाद ही मेरी बेटी का जन्म हुआ, जो अभी खाना लेकर आई थी। उपासना, तब तुम 4 महीने के थे। मेरी पत्नी की बेटी पैदा ही हुई थी तो वह निराश हो रही थी, क्योंकि उसे भी लड़का ही चाहिए था। लेकिन तुम्हारी माँ ने वादा किया कि वह उपासना को अपने बेटे के लिए मांग रही है। इसी तरह से मेरी पत्नी इस बात से बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती रिश्तेदारों में बदलने वाली थी। इसी तरह से तुम्हारी माँ ने जो वादा किया कि वो तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करेगी, तुम्हारी माँ शायद ये वादा करके भूल गई, लेकिन मेरी पत्नी को यह बात अभी तक याद है। वो अभी तक उस वादे को नहीं भूली, और तुम्हारे बारे में उपासना भी अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि जैसे जैसे उपासना बड़ी होती चली गई, उसकी माँ उसको यह बताती रहती थी कि मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और तेरे होने वाले पति का नाम तरुण है, इसलिए कभी भी किसी और लड़के के बारे में मत सोचना। मैं तेरी शादी अपनी सहेली के बेटे से करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मेरी बेटी ने तो कभी किसी और लड़की का ख्याल भी दिल में नहीं लाया था, क्योंकि उसका बचपन से ही यह बात बताई गई थी। उसका रिश्ता बचपन से ही तय हो चुका है, इसलिए उसने हमेशा अपने दिल में तरुण नाम के लड़के को बसाया हुआ था। मैं बैंक में नौकरी किया करता था। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, और उसके कई साल बाद मेरी छोटी बेटी पैदा हुई, जो उपाध्याय थी। वक्त गुजरता रहा, लेकिन तुम्हारी माँ ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी फैमिली से हमारी फैमिली का मिलना जुलना भी कम हो गया था। उपासना को तुम्हारे बारे में पता था कि हमने उसका रिश्ता तुमसे लगाया हुआ है। हमारी बेटी इस रिश्ते पर बहुत खुश थी, मगर जब वो 18 साल की हुई तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और इस एक्सीडेंट पर मेरी टांगें चली गई थी। मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से तुम्हारे पिता की गाड़ी से हुआ था। यह चाहता तो मुझे हॉस्पिटल भी लेकर जा सकता था और मेरी मदद कर सकता था। शायद आज मैं इस तरह से लाचार नहीं होता, लेकिन तुम्हारे पिता मौके पर ही मुझे छोड़कर भाग गया था। इस बात का पता जब मेरी पत्नी को चल गया था तो उसने इस हालात का जिम्मेदार अपनी सहेली के पति को समझा। तब उसके दिल में बदले की आग जाग उठी थी। पति की मोहब्बत और दोस्त की मोहब्बत पर अब दाग लग चुका था। मेरी पत्नी ने कहा कि अब वो तुम्हारी शादी उपासना से ही कराकर रहेगी, ताकि शादी हो जाने के बाद वो उपासना को घर की बहू बनने के बाद उससे तुम्हारी माँ को परेशान करने के लिए कहा है। और जैसे तैसे लड़ झगड़ बढ़कर तुम्हारे पिता की सारी जायदाद उपासना के नाम पर वाले मेरी पत्नी ने यह सब कुछ सिर्फ बदला लेने के लिए ही किया।
मेरी बेटी जिसकी कोई गलती नहीं थी वो सब करने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी बड़ी बेटी उपासना बहुत सीधी और समझदार है। वह अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी चालाक नहीं। मैं अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी बेटी ने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि वह शादी हो जाने के बाद अपने ससुराल में जाकर ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिसकी वजह से तन्मय उसके परिवार को कोई परेशानी हो, क्योंकि मेरी बेटी तुमसे बचपन से ही मोहब्बत करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। मेरी बेटी कभी भी जीने के लिए तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेगी, बदला सिर्फ उसकी माँ लेना चाहती है। मेरी बेटी नहीं, इस बदले की आग में कोई और तो नहीं बल्कि मेरी बेटी जल रही है, क्योंकि वह तुमसे शादी करना चाहती है और तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन जब इस काम के लिए उपासना ने इनकार कर दिया तो उपासना की माँ ने उपाध्याय को अपना दूसरा हथियार बना लिया। उसने सोचा कि एक बेटी तो नहीं, दूसरी बेटी की शादी करके मैं लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। उसने मेरी छोटी बेटी का एडमिशन जानबूझकर तुम्हारे स्कूल में करवा दिया और वह उसे रोज़ सिखाती थी कि तुम टीचर के पास जाकर ऐसा कहना। मेरी बेटी उपाध्याय सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ही तुम्हें ऐसा कहा करती थी। उसकी बनी बनाई प्लानिंग थी, तुम उसकी बातों में आ जाओ और वह यही चाहती थी कि वह तुम्हें किसी तरह से यहाँ बुला ले और बाद में यहाँ आने के बाद ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी उपाध्याय से करवा दे, क्योंकि उपासना इस हाल में तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने ससुराल वालों से बदला लेना नहीं चाहती थी। इसलिए मेरी पत्नी ने अपनी छोटी बेटी को मोहरा बना लिया और वह अपनी छोटी बेटी की शादी तुमसे कराने के लिए तैयार हो गई। मेरी पत्नी पागल हो गई है और पागलों वाली हरकतें कर रही है। मैं उसे समझा कर परेशान हो गया हूँ। अब मैंने तुम्हारे सामने सच्चाई खोल दी और ये हमारा असली घर है। जिस घर में तुम्हें बंद किया गया था वो हमारा पुराना मकान है जो हमेशा बंद रहता है। मेरी पत्नी के सिर पर बदले का भूत सवार है जो हर हाल में वो तुम्हारे माता पिता से लेना चाहती है। उस आदमी की सारी बात सुनकर मैं दंग रह गया था। यह कहानी बदले की कहानी थी जिसकी वजह से तुम्हें कैद करके रखा गया था। उस आदमी ने मुझसे कहा तुम अब आज़ाद हो। उस आदमी के कहने पर मैं वापस तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ गया था। मेरे घर वाले मेरे गुमशुदा होने पर बेहाल हो चुके थे और मुझे सही सलामत देखकर मुझे गले से लगा लिया था। उनके पूछने पर मैंने उनको सारी बात बताई तो वह सब भी मेरी तरह चौंक कर रह गए कि उन्हें उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी जो कि मेरी माँ की बचपन की सहेली थी। पिताजी ने भी शर्मिंदगी से अपनी नज़र झुका ली थी। पिताजी डर गए थे और इसी वजह से वो उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर नहीं गए थे। पिताजी ने कहा था कि वह उपासना के पिता से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं और जाकर उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मेरी पूरी फैमिली उपाध्याय के घर चली गई थी। हम जब उपाध्याय के घर पहुँचे तो उपाध्याय की माँ अपने पति पर बरस रही थी कि उन्होंने मुझे आज़ाद क्यों कर दिया। मेरे पिताजी को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, मगर पिताजी ने उपाध्याय के पिता से माफ़ी मांगी। उपाध्याय के पिता ने जब अपनी पत्नी को समझाया तो समझ गई थी, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मैं उपासना से शादी कर लूँ। मैं उनकी शर्त पर राज़ी हो गया था। कुछ दिनों बाद मेरी शादी उपासना से हो गई और मेरी माँ और उपाध्याय की माँ के बीच पहले वाली दोस्ती दोबारा से हो गई। हम दोनों फैमिली के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। उपासना बहुत अच्छी लड़की थी। वह मुझे देखने के साथ ही पसंद आ गई थी। मैंने उपासना की जिम्मेदारी उठा ली थी। अब मैं अपनी पत्नी निकी उपासना के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी माँ हमेशा उपासना को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती है। मुझे अपने माता पिता के फैसले पर कोई ऐतराज़ नहीं था और इसी तरह से सब कुछ ठीक हो गया था। अब हम लोग सब मिलकर बहुत खुश हैं और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें ना तो कोई गम है और अब हम सब लोग बहुत खुश हैं। उपाध्याय को अब हम सब लोग पुरानी बातें बताकर चिढ़ाते हैं। वो बेचारी बहुत शर्म आती है क्योंकि उसने ऐसा सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ही किया था। मैं अभी भी स्कूल में ही जॉब कर रहा हूँ। मेरी शादी के बाद
मेरी माँ और उपासना की माँ के बीच उनकी बचपन की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई। अब तो उपाध्या भी काफ़ी बड़ी हो गई है। अक्सर बचपन की बातें याद आती है तो खूब हंस हंस कर उसको तंग करते हैं। ज़िंदगी में कभी भी बदला लेने के लिए हमें इस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि सामने वाले को हम इतना ज़्यादा परेशान कर दें कि क्या किसी और का होता है और भुगत कोई और है। याद रखें कि कभी भी कोई ऐसा फैसला न करे जिससे आपके बच्चों की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़े। उपाध्याय की माँ ने उसे हमेशा गलत सीख दी थी। अपना बदला किसी और से लेने के लिए इस हद तक न गिर जाए कि बच्चा अपने बचपन में ही बिगड़ जाए। बच्चों को हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट कीजिए, उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश न करिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।